जरा कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड के किसी अंधेरे कोने में एक ऐसी जगह की जहां खुद रोशनी भी कैद हो जाती है। एक ऐसी खाई जहां स्पेस और टाइम अपना मतलब खो देते हैं और जहां फिजिक्स के जाने पहचाने सारे नियम दम तोड़ देते हैं। ये रहस्यमयी दुनिया है ब्लैक होल्स की। तो आज हम इसी रहस्य को सुलझाने के सफर पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि आखिर ये ब्लैक होल्स हैं क्या चीज, ये बनते कैसे हैं, ये कितने तरह के होते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये दिखते ही नहीं तो हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है। और हां, आखिर में हम उस सवाल का भी सामना करेंगे जो सबके मन में आता है, अगर कोई इनमें गिर जाए तो क्या होगा। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हम बात किस चीज की कर रहे हैं। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण इतनी ज्यादा है कि उससे कुछ भी नहीं बच सकता, यहां तक कि लाइट भी नहीं। इसको ऐसे समझिए, जब हम कोई गेंद हवा में फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाती है ना, ग्रेविटी की वजह से। लेकिन सोचिए, अगर उसे इतनी जोर से फेंका जाए कि वो धरती की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए और कभी वापस ही ना आए। जिस स्पीड पर ऐसा होता है उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। और क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती, इसका मतलब कुछ भी नहीं बच सकता, कुछ भी नहीं। आइंस्टाइन का ये आइडिया कमाल का है। वो कहते हैं कि स्पेस टाइम को एक बड़ी तनी हुई रबर की चादर की तरह सोचिए। अगर उस पर कोई भारी गेंद, मान लीजिए सूरज, रखेंगे तो उसमें एक गड्ढा बन जाएगा। लेकिन ब्लैक होल वो कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं बनाता, वो एक ऐसा गहरा, लगभग अनंत गड्ढा बना देता है, एक ऐसा कुआं जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और जाहिर है, चीज जितनी भारी होगी ये कुआं उतना ही गहरा होगा और उसका खिंचाव उतना ही मजबूत। और इसी गड्ढे के किनारे को, उस बाउंड्री को कहते हैं इवेंट होराइजन। ये वो लाइन है जिसे पार करने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। एक बार कोई चीज इस अदृश्य लाइन के अंदर चली गई तो बस खेल खत्म। वो हमेशा के लिए ब्लैक होल की ग्रेविटी में कैद हो जाती है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ब्लैक होल क्या है, पर सवाल ये है कि ये बनते कैसे हैं, ये ब्रह्मांडीय दैत्य आखिर आते कहां से हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बहुत विशाल तारे से, हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े तारे से। देखिए, एक तारा अपनी पूरी जिंदगी चमकता रहता है क्योंकि उसके अंदर दो ताकतें लड़ रही होती हैं। एक तरफ न्यूक्लियर फ्यूजन से पैदा होने वाली एनर्जी जो तारे को बाहर की तरफ धकेलती है, और दूसरी तरफ उसकी खुद की ग्रेविटी जो उसे अंदर की तरफ खींचती है। जब तारे का सारा फ्यूल मतलब ईंधन खत्म हो जाता है तो बाहर धकेलने वाली ताकत भी खत्म हो जाती है और फिर बस एक ही ताकत बचती है, ग्रेविटी, और वो जीत जाती है। तारे का कोर बस कुछ ही सेकंड्स में अपने ही वजन के नीचे दबकर ढह जाता है और इससे होता है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धमाका, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। अब इस धमाके के बाद जो कुछ बचता है, यानी उस तारे का कोर, अगर उसका वजन हमारे सूरज से लगभग 3 गुना या उससे ज्यादा है तो ग्रेविटी उसे इतना ज्यादा दबा देती है, इतना ज्यादा कि वो एक ब्लैक होल बन जाता है। अब एक सवाल मन में आ सकता है कि क्या हमारा सूरज भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा? तो राहत की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। हमारा सूरज ब्लैक होल बनने के लिए उतना बड़ा नहीं है। जब इसका अंत होगा तो ये एक व्हाइट ड्वार्फ यानी एक सफेद बौना तारा बन जाएगा, जो कि काफी शांत प्रक्रिया है। चलिए अब ब्लैक होल्स के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं, क्योंकि सारे ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते। मोटे तौर पर ब्लैक होल्स 2 तरह के होते हैं। पहले हैं स्टेलर मास ब्लैक होल। ये वो हैं जो किसी बड़े तारे के मरने से बनते हैं। इनका वजन हमारे सूरज से कुछ गुना से लेकर दर्जनों गुना तक हो सकता है, और साइज में ये लगभग एक शहर जितने बड़े होते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये असली दैत्य हैं। ये ज्यादातर बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज के सेंटर में पाए जाते हैं। इनका वजन हमारे सूरज से लाखों, करोड़ों, यहां तक कि अरबों गुना ज्यादा हो सकता है। और साइज में ये इतने बड़े हो सकते हैं जितना हमारा पूरा सोलर सिस्टम। और हां, हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के दिल में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा है। इसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। इसका वजन हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, ये हमसे बहुत दूर है और इससे हमें कोई खतरा नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं आ सकती, मतलब वो पूरी तरह से काले, अदृश्य हैं, तो हमें पता कैसे चला कि वो वहां हैं?
ये तो वही बात हुई कि किसी ऐसी चीज को ढूंढना जो दिखती ही ना हो। तो ये काम थोड़ा ब्रह्मांडीय जासूसी जैसा है। वैज्ञानिक ब्लैक होल को सीधे तो नहीं देख सकते, लेकिन वो उसके असर को देखते हैं जो वो अपने आसपास की चीजों पर डालता है। जैसे वो देखते हैं कि कुछ तारे स्पेस में खाली जगह के चारों ओर बहुत तेजी से चक्कर काट रहे हैं। अब अगर वहां कुछ नहीं है तो वो किसका चक्कर काट रहे हैं? मतलब वहां कोई अदृश्य भारी चीज है। दूसरा तरीका है एक्सरे। जब कोई गैस या धूल ब्लैक होल की तरफ खिंचती है तो वो बहुत तेजी से घूमती है और अरबों डिग्री तक गर्म हो जाती है। इस गर्मी से बहुत शक्तिशाली एक्सरे निकलती हैं जिसे हमारे टेलीस्कोप पकड़ लेते हैं। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। और तीसरा सबसे दिलचस्प तरीका है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसा कि हमने पहले देखा, ब्लैक होल स्पेस टाइम को मोड़ देता है। तो जब किसी दूर की गैलेक्सी से आने वाली लाइट उसके पास से गुजरती है तो वो भी मुड़ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक लेंस से लाइट मुड़ती है। ब्लैक होल का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1916 में हुई जब कार्ल श्वार्ज़शील्ड ने आइंस्टीन की थ्योरीज के आधार पर इसका गणितीय हल निकाला। लेकिन असली सबूत तो हाल के कुछ सालों में ही मिले हैं। 1971 में सिग्नस X1 नाम की जगह को पहले पक्के उम्मीदवार के तौर पर पहचाना गया। फिर 2015 में एक बहुत बड़ी खोज हुई जब लिगो ऑब्जर्वेटरी ने पहली बार दो ब्लैक होल्स के टकराने से पैदा हुई गुरुत्वाकर्षण तरंगों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स को महसूस किया। और फिर आया साल 2019 जब इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इतिहास रच दिया और हमें पहली बार एक ब्लैक होल की असली तस्वीर दिखाई। खैर, तस्वीर उसकी परछाई की थी, पर यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में घूम रहा होगा। क्या होगा अगर कोई इंसान एक ब्लैक होल में गिर जाए? तो ये अनुभव यूं कहें कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जैसे जैसे कोई इवेंट होराइजन के करीब पहुंचेगा, ब्लैक होल की ग्रेविटी का असर बहुत अजीब तरह से काम करेगा। मान लीजिए कोई पैरों के बल गिर रहा है, तो उसके पैरों पर लगने वाली ग्रेविटी उसके सिर पर लगने वाली ग्रेविटी से कहीं ज्यादा होगी। इस जबरदस्त खिंचाव की वजह से शरीर खिंचना शुरू हो जाएगा। वैज्ञानिक इसे मजाक में कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन, मतलब शरीर खिंचकर एक लंबे नूडल या स्पेगेटी जैसा बन जाएगा। लेकिन यहां एक मजेदार बात है, किसी का क्या हश्र होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस साइज के ब्लैक होल में गिर रहा है। अगर वो एक छोटे यानी स्टेलर मास ब्लैक होल में गिर रहा है तो ये खिंचाव इतना ज्यादा होगा कि वो इवेंट होराइजन तक पहुंचने से पहले ही स्पेगेटी बन जाएगा। लेकिन अगर वो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में गिर रहा है तो क्योंकि उसका इवेंट होराइजन बहुत बड़ा होता है, वहां पे ये खिंचाव उतना ज्यादा महसूस नहीं होगा। तो कोई बिना खिंचे बिना फटे आराम से इवेंट होराइजन को पार कर सकता है। तो इवेंट होराइजन पार करने के बाद क्या होगा? सच तो ये है कि हम नहीं जानते। ये वो जगह है जहां फिजिक्स के हमारे जाने पहचाने सारे नियम काम करना बंद कर देते हैं। थ्योरीज कहती हैं कि सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होगी, मतलब अनंत घनत्व वाला एक बिंदु जहां स्पेस और टाइम का कोई मतलब नहीं रह जाता। और यहीं से कुछ बहुत ही दिलचस्प लेकिन साथ ही साथ बहुत काल्पनिक संभावनाएं भी जन्म लेती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लैक होल किसी दूसरे ब्रह्मांड का दरवाजा हो, एक वर्म होल? आइंस्टाइन के काम से ही ये आइडिया निकला कि शायद बड़े ब्लैक होल वर्म होल हो सकते हैं, मतलब स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट जो हमें हमारे ही यूनिवर्स में किसी बहुत दूर की जगह पर या शायद किसी दूसरे ही यूनिवर्स में पहुंचा दे। लेकिन एक बात साफ है, ये आइडिया अभी पूरी तरह से थ्योरी है। इसे साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। फिलहाल ये साइंस फिक्शन की दुनिया की ही बात लगती है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांड के वैक्यूम क्लीनर नहीं है जो सब कुछ निगल जाते हैं। नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा हैं। वो गैलेक्सीज के विकास में एक अहम भूमिका निभाते हैं और असलियत क्या है इस पर सवाल खड़े करते हैं। ये हमारी समझ की सीमाओं को चुनौती देते हैं। जब हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हम असल में उन बुनियादी नियमों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं जिन पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस ब्रह्मांड में अभी और कितने राज छुपे हुए हैं जिन्हें खोजना बाकी है। कौन जाने, शायद ये सच में किसी और दुनिया का दरवाजा हो जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।